Good morning, sir. Today, our topic is the success story of India, Pakistan, and China. We already talk about the economic journey of India as well as Pakistan and China. Today, we compare the success story, or we can say the economic story of China, India, and Pakistan. Let's begin. चलिए बेटा, आप में से कौन आएगा अभी आगे? पाकिस्तान, यस. कौन पाकिस्तान का रोल प्ले करेगा? यस, विकास, कम है. यस, इंडिया के लिए कौन आएगा? यस, मानवी, कम है. यस, चाइना के लिए. यस, परमेंद्र, कम है. मैं भारत हूँ और मैं 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ हूँ. मैं एक प्रजातांत्रिक देश हूँ जिसने प्रारंभ में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया और अब मैं धीरे धीरे समाजवाद अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा हूँ. नमस्कार, मैं चाइना 1 अक्टूबर 1949 को आज़ाद हुआ और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विकास यात्रा शुरू करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. मैं पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 का आज़ाद हुआ. मैं अपने पड़ोसी देश भारत की तरह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की विकास की ओर बढ़ रहा हूँ. धन्यवाद. यस बेटा, जैसा कि हमने देखा, 3 अलग अलग देश जो एक दूसरे के पड़ोसी हैं अपनी विकास यात्राएं एक ही तरीके से शुरू करते हैं. जैसे कि हमने देखा कि भारत, जो हमारा प्यारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है और उसके बाद अपनी विकास यात्रा शुरू करता है. ऐसे ही पाकिस्तान जो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और भारत के ही नक्शे कदम पे चलते हुए अपनी विकास यात्रा को शुरू करता है. इसी तरीके से चाइना, ठीक है, बहुत सारे लोग ये जानते नहीं हैं कि चाइना भी गुलाम रहा है और 1 अक्टूबर 1949 को चाइना को आज़ादी मिली और उसने भी उसी परिस्थितियाँ, वही बेरोजगारी, वही अनएम्प्लॉयमेंट की परिस्थितियाँ होते हुए भी अपनी विकास यात्रा को भारत और पाकिस्तान की तरह ही शुरू किया. आप बता सकते हैं इन तीनों में एक अंतर है, कुछ समानताएं हैं तो कुछ अंतर भी है. एक अंतर है इन तीनों में. यस, बताइए क्या अंतर है? चाइना में वन पार्टी सिस्टम है और भारत और पाकिस्तान में मिश्रित अर्थव्यवस्था है. क्या मिश्रित शब्द यहाँ पे सही बैठता है कि वो? चलिए, और कोई ट्राई करेगा? बैठिए. यस, और कोई बताइए क्या अंतर है? यस, विक्रम. सर, इंडिया और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है. चाइना सर सिंगल पार्टी. वेरी गुड. यस बेटा, इसके अलावा कोई और अंतर जो आपको समझ में आ रहा है? चाइना में मुझे लग रहा है भारत और पाकिस्तान की तुलना. कैसे, कोई उदाहरण दे सकते हैं? इस तरह से उद्योग वगैरह में जो वितरण करना हो, भारत और पाकिस्तान की तुलना में. यस बेटा, इधर से कोई अंतर? यस, शंकरलाल बताइए क्या? सर, चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई, इससे उसकी जनसंख्या नियंत्रित हो गई और भारत और पाकिस्तान की जनसंख्या भी बढ़ रही है. भारत ने आज़ादी के बाद से हर क्षेत्र में भारी सरकारी निवेश व निजी क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण किए और अंतर्मुखी व्यापार नीति में निवेश किया. लाइसेंसिंग नीति अपनाई और छोटे व लघु उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया. फिर आधारिक संरचना में भी काफ़ी विकास हुआ, जिसके अंदर रेलवे, रोड, जलमार्ग और ऊर्जा आदि सम्मिलित है. यस बेटा, जैसा कि आलिका ने भारत के बारे में, हमारे देश के बारे में बताया कि किस तरीके से हमारी विकास यात्रा जो 1947 में आज़ादी के बाद से प्रारंभ हो रही है और वो 1991 जब तक कि हम आर्थिक सुधारों को लागू करेंगे तब तक की विकास यात्रा के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें निवेश किया गया है, बड़े बड़े उद्योग खोले गए हैं. इसी तरीके से हम व्यापार में अंतर्मुखी यानी कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं. यानी कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और इंपोर्ट्स को कम करें. इसी के तहत हम लाइसेंसिंग पॉलिसी को भी अपना रहे हैं, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में सरकार पूर्ण तरीके से नियंत्रण करना चाहती है ताकि गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले. अब हम जानेंगे कि निष्कर्ष क्या रहा इन नीतियों का 1991 का.
निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारे भारत ने 1991 में बड़ी मात्रा में राजकोषीय घाटा हुआ और बड़ी मात्रा में व्यापारिक घाटा हुआ, विदेशी मुद्रा भंडारों में भारी कमी आई और कीमतों में भारी वृद्धि हुई। तो हमने भारत की स्थिति के बारे में जाना, तो निष्कर्ष में आपको क्या पता चला? यस, कौन बताएगा? सोनू। यस सोनू बताइए, क्या पता चला? यस सर, भारी मात्रा में कीमतों में वृद्धि हो गई। भारी मात्रा में कीमतों में वृद्धि। बैठ जाइए, वेरी गुड। इधर से बताइए विजयपाल। भारी मात्रा में राजकोषीय भारी मात्रा में राजकोषीय घाटा देखने को मिला। वेरी गुड, बैठ जाइए। यस, कौन बताएगा राजकोषीय घाटा होता क्या है? यस बाबूलाल बताइए बेटा, राजकोषीय घाटा क्या होता है? सर, सरकार की प्राप्तियों से खर्चे अधिक हो तो उसे राजकोषीय घाटा है। बिल्कुल, वेरी गुड। यानी कि जब सरकार के खर्चे उसकी प्राप्तियों से अधिक होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। वेरी गुड। चाइना ने माओवादी के दौरान निम्नलिखित सुधार किए थे, जैसे वन पार्टी सिस्टम यहाँ पर चालू हो गया था सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी भी लागू की गई थी, और इसके बाद यहाँ पर ग्रेट लीप फॉरवर्ड भी चालू किया गया था, जिसके तहत लोगों को अधिक से अधिक औद्योगिकरण के लिए उत्साहित किया गया था। लोगों को अपने घरों के पीछे भी उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया था, और यहाँ पर कम्यून सिस्टम लागू किया गया था, जिसके तहत लोगों को छोटे छोटे टुकड़ों के हिसाब से सरकारी जमीन दी गई थी, लेकिन उस पर स्वामित्व केवल सरकार का ही था। तो जैसा कि परविंदर ने बताया चाइना के बारे में कि चाइना की जो स्थिति है कुछ ऐसी है कि आज़ादी के बाद 1949 में के बाद से वो अपना सफर एक पार्टी सिस्टम के तौर पे शुरू करता है। यानी कि देखने को मिल रहा है कि ये डेमोक्रेटिक देश नहीं है, सिंगल पार्टी सिस्टम पे चल रहा है। ठीक है, कठोर निर्णय लेने में ये कभी भी पीछे नहीं हट रहा है। जैसा कि उदाहरण के तौर पे हमने जाना कि वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसको बहुत कड़े रूप में ये अप्लाई करता है, और उसके असर भी आज हमें चाइना में देखने को मिल रहे हैं कि उनकी जो जनसंख्या है स्टेबल हो रही है। बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के लिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चलाया जा रहा है। एग्रीकल्चर में आप देख रहे हो कम्यून सिस्टम है, यानी कि वहाँ पे जो भूमि है, जो कृषि योग्य भूमि है, उसका जो मालिक है वो चाइना है, चाइना की सरकार है, और वो ग्रुप में लोगों को भूमि को इस्तेमाल करने के लिए यानी कि कृषि कार्य के लिए दे रहे हैं, ताकि उससे अच्छी और ज्यादा उत्पादकता कृषि क्षेत्र में देखने को मिले। इसी को उन्होंने कहा है कम्यून सिस्टम। निष्कर्ष के तौर पर 1978 में चाइना की स्थिति कुछ इस प्रकार है। सूखे के कारण वहाँ पर लोगों ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी, और ग्रामीण क्षेत्र में भी औद्योगिकरण को काफ़ी हद तक बढ़ावा मिला है। इसके अलावा हमें वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम के तहत लोगों के अधिकारों के हनन को भी देखने को मिला है। जैसे कि परविंदर ने बताया कि चाइना की स्थिति के बारे में, कि चाइना में जैसे कि औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो भी कार्य हुए थे उनका असर कुछ हद तक ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिला, लेकिन कुछ बुरी चीज़ें भी हमें चाइना में देखने को मिली कि सिंगल पार्टी सिस्टम होने की वजह से वहाँ पे जो है प्रजातांत्रिक यानी कि डेमोक्रेसी का एक तरीके से अभाव है, लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, लोगों की सुनवाई कम होती है। ऐसे ही अगर हम देखें तो अभी तक अगर निष्कर्ष के तौर पे हम देख रहे हैं तो चाइना भी उसी स्थिति में है जैसी स्थिति हमारे देश भारत में। चलिए अब हम चलते हैं पाकिस्तान, जो कि तीसरा देश है जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं पाकिस्तान की। चलिए आप में से कुछ बताइए, कम्यून सिस्टम किसको कहते हैं? कम्यून सिस्टम क्या है? यस बाबूला। जमीन पर सरकार का मालिकाना हक होता है, और सरकार किसानों को खेती करने के लिए जमीन देती है और खेती करने के बाद वापस दे देती है। वेरी गुड, सिट डाउन। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया गया है, और एक अंतर हमें देखने को मिला है हमारे देश में और चाइना में। कौन बताएगा वो अंतर? यस पूजा बताइए। यस सर, बाद में जो खेती करते हैं उस जमीन पे किसानों का हक होता है, लेकिन चाइना में जो खेती करते हैं किसान उस जमीन पे सरकार का हक होता है, किसानों का नहीं होता। वेरी गुड। यानी कि यहाँ पे जो मालिकाना हक है जमीन पे भारत हमारे देश में वो किसानों के हाथ में है, यानी कि जनता के हाथ में है, लेकिन इसका उल्टा, इसके विपरीत जो चाइना है वहाँ पे जमीन इसके अधीन आती है। ठीक है, वेरी गुड।
आज़ादी के बाद पाकिस्तान में कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार देखने को मिले, विशेषकर सिंचाई सुविधा में विस्तार देखने को मिला। बड़े पैमाने पर सरकारी उद्योगों का विकास देखने को मिला। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में कठोर नियंत्रण को समर्थन मिला। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान की एक ही तरह की स्थिति, एक ही तरह का माहौल हम देख पा रहे हैं अर्थव्यवस्था में। जैसे कि हमारा देश जो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होते हुए आज़ादी के बाद एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा था, बड़े पैमाने पर सरकारी उद्योगों में निवेश किया जा रहा था। प्राइवेट जो उद्योग थे यानी कि निजी क्षेत्र के जो उद्योग थे उन पे कड़ा नियंत्रण था, जिसमें हमने लाइसेंसिंग पॉलिसी भी देखी। इसी तरह की चीजें हमें पाकिस्तान में भी देखने को मिली कि वहां पे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्रों में निवेश किया गया। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में भी हमारे देश की तरह ध्यान दिया गया। स्पेशली जैसा कि आपको बताया गया कि कृषि क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। जो सिंचाई योग्य भूमि है, जो सिंचित भूमि है, उसका विस्तार किया गया। यही नतीजा है कि पाकिस्तान भारत से भी पहले जो फूड ग्रेन है यानी कि जो खाद्यान्न फसलें हैं उसमें सेल्फ सफिशिएंट हो गया, यानी कि किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं किया। चलिए अब निष्कर्ष की बात करेंगे। निष्कर्ष के तौर पे पाकिस्तान की स्थिति 1988 में इस प्रकार है। सरकारी उद्योगों में व्यापक घाटा, आधारभूत संरचना का अभाव, बड़ी मात्रा में व्यापार घाटा और साथ ही बड़ी मात्रा में जनसंख्या विस्फोट देखने को मिला। जैसा कि हमने तीनों देशों के बारे में अलग अलग स्थितियां देखी, हम तीनों देशों की कहानियों को अलग अलग तिथियों तक लेके गए हैं। जैसे कि हमने देखा कि हम अपने भारत देश की कहानी को 1991 तक अभी तक हमने उसकी चर्चा की है। ये 1991, ऐसे ही फिर पाकिस्तान की जो कहानी है उसको 1988, ऐसे ही चाइना की कहानी को हम लेके गए हैं 1978। यानी कि 1991 इंडिया के लिए, 1988 पाकिस्तान के लिए, 1978 चाइना के लिए। ये तीनों साल कुछ अहम है बेटा। इन तीनों साल पे ये देश अपनी आर्थिक नीतियों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन करते हैं। इन्हीं परिवर्तनों को आर्थिक सुधार यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा गया है। रिफॉर्म्स एक देश सुधार तभी करता है जब वो कोई गलती कर रहा है। तो तीनों देश अपनी विकास यात्रा में देखते हैं कि उन्होंने उतनी ग्रोथ नहीं की, उतना विकास नहीं किया जितना कि उन्हें कर लेना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि जो उनकी नीतियां हैं, जो उनकी पॉलिसीज हैं, उनमें कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ कमियां हैं, उनको सुधारने की कोशिश की गई। उसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सबसे पहले अगर हम देखें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो चाइना कर रहा है इन द ईयर 1978। दूसरे नंबर पे जो आर्थिक सुधार है वो पाकिस्तान कर रहा है इन द ईयर 1988 और तीसरे नंबर पर हमारा प्यारा भारत 1991। अब हम देखेंगे दो अलग अलग आधारों पे तीनों देशों की तुलनाओं को। पहला आधार है इकोनॉमिक ग्रोथ कि दोनों देशों ने इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी की है। इसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे। एक समय अवधि रहेगी 1980 से लेकर 1990 तक और दूसरी हम लगभग प्रेजेंट की स्थिति को देखेंगे 2015 और 17। अगर हम चाइना की ग्रोथ रेट देखें तो चाइना ने 1980 से 90 के बीच में 10.3% की रेट से ग्रोथ की है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो अगर हम पाकिस्तान की ग्रोथ रेट को देखें तो उनकी जो ग्रोथ रेट है वो 6.3 है। अब हम बात करेंगे अपने देश भारत की। अगर उसकी ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं 5.7। तो देखिए हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि चाइना ने बहुत तेजी से ग्रोथ की है क्योंकि उसने सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लागू किया है 1978 में। इसलिए उसकी जो वृद्धि दर है वो साफ साफ देखने को मिल रही है 10.3। उसके बाद पाकिस्तान की वृद्धि दर 6.3 और उसके बाद सबसे पीछे हमारे देश की वृद्धि दर 5.7। अब हम देखेंगे 2015 और 17 की स्थिति को। तो अगर हम सबसे पहले देखें हमारे देश भारत की स्थिति,
तो हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो वृद्धि दर है वो बढ़ के 7.3% हो गई है। ऐसे ही अगर अब हम चाइना की वृद्धि दर को देखें तो चाइना की जो वृद्धि दर है घट के 6.8% हो गई है। ऐसे ही अगर हम पाकिस्तान की वृद्धि दर को देखें तो वो जो वृद्धि दर है वो भी घट के 5.3% हो गई है। जैसा कि हम लगातार देख पा रहे हैं कि शुरुआत में जब तक हमने आर्थिक सुधार नहीं किए थे, हमारे देश की जो वृद्धि दर थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन जैसे ही हमने आर्थिक सुधारों को लागू किया तो हमारी जो वृद्धि दर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो ऐसे ही हम निष्कर्ष के तौर पे परंतु अब इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं निकालें कि चाइना की जो जीडीपी है वो आकार में छोटी हो गई है, यानी कि कम है, और भारत की जीडीपी बड़ी है, ऐसा नहीं है। शुरुआती दौर में 20-25 साल तक चाइना बहुत तेजी से बढ़ा है, इसलिए वहाँ का जो जीडीपी का आकार है वो भारत की तुलना में कई गुना ज़्यादा बढ़ा है। इसी के कंपैरिजन में अगर हम पाकिस्तान को भी देखें तो अगर जीडीपी की तुलना अगर तीनों देशों की भी अगर आप देखोगे तो सबसे कम जीडीपी पाकिस्तान की है, फिर उसके बाद भारत की जीडीपी आती है और सबसे ज़्यादा जीडीपी जो है वो चाइना की। तो ये था हमारा चैप्टर तीनों देशों की तुलना, जिसमें हम कर रहे थे भारत, पाकिस्तान और चाइना।